Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. Students, we are reading out chapter number 7, Physiology and Injuries in Sports. In previous class, we have already completed our point 7.1 physiological factors determine the components of physical fitness. वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारी फिजिकल फिटनेस को बताते हैं हमें, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा कि स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 4 फैक्टर हैं जो स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं कि कैसी हमारी फिजिकल फिटनेस है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, हमारी स्पीड कैसी है, हमारे इंड्योरेंस कैसा है और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। इन सब पे डिपेंड करता है कि हमारी फिजिकल फिटनेस कैसी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने अपने क्लासेस में पिछली क्लासों में कवर किया था। आज हम इससे रिलेटेड 7.1 से जो आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो एक्सरसाइज बनती है, उसको करेंगे, जिसमें आपका नोट्स भी हो जाएगा और आप इसके एक्सरसाइज भी कर पाओगे। सॉरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके 4-5 जो इस 7.1 से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है MCQ के, उनको। तो सबसे पहले देखो आप, हाउ मैनी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन फिजिकल फिटनेस। कितने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो आपकी सिंपली स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, तो कितने हैं टोटल? हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं। तो 4 इज द राइट आंसर, इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है कौन सी चीज़ है इसके अंदर से जो कि आपको फिजियोलॉजिकल फैक्टर में जो फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइन नहीं करती है। देखो, मसल्स जो स्ट्रेंथ है पहले में दे रखा है A, तो वो हमारी अगर जैसी मसल्स होगी वैसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सिंपल है। एज और जेंडर भी हमारे जो है फैक्टर अफेक्ट करता है। अगर हमारी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अगर जितनी ज़्यादा एज हो जाएगी तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और जेंडर की बात करें तो गर्ल्स में या वुमेन में कह सकते हो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैन के अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो वो भी हमारा अफेक्ट करता है फैक्टर। एज और जेंडर का भी अफेक्ट करता है, मसल स्ट्रेंथ भी अफेक्ट करती है, और इंजरी, अगर हमें पहले कोई चोट लगी होती है तो इंजरी भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करती है। लेकिन एरोबिक कैपेसिटी, यानी जो हम सांस लेते हैं, जितनी मात्रा में सांस लेते हैं और जो हमारी एक्टिविटी होती है एरोबिक कैपेसिटी की, तो वो जो है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे अफेक्ट नहीं करती है। तो इसमें जो आएगा सेकंड का आंसर, वो इसमें जो है वो आएगा आपका एरोबिक कैपेसिटी हमारी जो है वो अफेक्ट नहीं करती है फ्लेक्सिबिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इंड्योरेंस इज डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इंड्योरेंस किस से आपके जो है डिपेंड होती है, मेन चीज़ क्या होती है इंड्योरेंस के अंदर? तो इंड्योरेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो वो आपकी जो एरोबिक कैपेसिटीज़ है उस पर डिपेंड करती है। यानी आप जो थक जाते हो उसके बाद भी काम करते हो, सांस फूल जाती है उसके बाद भी दौड़ते रहते हो, तो वो आपकी कितनी एनर्जी, आपकी मेटाबॉलिक पावर आपके बॉडी के अंदर, ATP CP कितना काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, कितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जो है बनता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं हमारी इंड्योरेंस के ऊपर। तो इसमें 4 चीज़ दी हमें, एक एरोबिक कैपेसिटी, दूसरा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, एज, जेंडर और इंजरीज। तो एरोबिक कैपेसिटी जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि एरोबिक कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है हमारा इंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर। भाई हमने अभी तक जो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी का भी पढ़ा, ठीक है, और इंड्योरेंस का पढ़ा। अभी आपको भी पूछ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इन चारों में से कौन सा फैक्टर आपका सही है। आपको पता है स्ट्रेंथ के अंदर हमने 4-5 पॉइंट पढ़े थे कि हमारा बॉडी वेट, जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। सिंपली आपका अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा आपकी मसल्स बड़ी होंगी उतने ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे। तो इनमें से अगर 4 में से देखें तो बॉडी वेट, मस्कुलर कोऑर्डिनेटर, मसल स्ट्रेचिंग और जॉइंट्स। तो ये मसल कोऑर्डिनेटर, मसल स्ट्रेचिंग और जॉइंट्स, ये तीनों ही अगर आप देखें तो हमारे को जो है फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। ये कि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है उसको डिटरमाइन करते हैं ये 3 फैक्टर, फ्लेक्सिबिलिटी, एज, जेंडर और इंजरीज,
ठीक है। सॉरी, इसमें फोर्थ में देखा मस्कुलर कोऑर्डिनेटर, जॉइंट्स एंड मसल स्ट्रेचिंग, ये तीन चीज़ जो है ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। लेकिन बॉडी वेट जो है वो हमारा स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। जितनी ज़्यादा बॉडी वेट होगा हमारा, जितना ज़्यादा वेट होगा, आपने देखा होगा कि जो अगर हैवी वेट के वेट लिफ्टर होते हैं तो वो ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, है ना, क्योंकि उनकी ताकत ज़्यादा होती है। अगर जो किसी का व्यक्ति का वेट जो है 120 किलो है तो नॉर्मली 80, 85, 90 किलो का वेट लिफ्टिंग में इजीली उठाता है, ठीक है। तो वही आपका बॉडी वेट डिटरमाइन करता है आपकी स्ट्रेंथ को। तो क्वेश्चन 4 में जो है आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका बॉडी वेट। जैसे हमने पहले पढ़ा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में एरोबिक कैपेसिटी आएगा, क्वेश्चन 3 में भी एरो कैपेसिटी है, और इसके बाद में 4th में आपका जो है वो आपका बॉडी वेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, इनमें से आपको मैच करना है कि कौन सा चीज़ किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड जो है वो किसके अंदर होती है, आपकी जो है, देखो हमने स्पीड का जब टॉपिक अभी भी आगे दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं, और पहले भी मैंने आपको बताया है कि स्पीड जो है वो हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ताकत के साथ में स्पीड जो बनती है उसको हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। तो स्पीड को आप जो है वो कनेक्ट करेंगे, मैच करेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ जो है वो किससे डिपेंड करती है, तो स्ट्रेंथ जो है वो हमारी मसल्स की साइज, जैसे कि हमने अभी भी बात किया कि आपकी जो है वो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉडी वेट पे और मसल्स की साइज़ पे डिपेंड करता है। तो दूसरे का जो है वो आएगा मसल्स की साइज़, पहले का आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तीसरा है इंड्योरेंस, तो इंड्योरेंस के बारे में हमने अभी भी पिछले 2 टॉपिक में बात किया है कि इंड्योरेंस जो है वो हमारी एरोबिक कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना, इस पर डिटरमाइन करता है एरोबिक कैपेसिटी पे। तो इंड्योरेंस हमारी होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया कि एज और जेंडर जो है वो उस पर डिपेंड करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की, हमारी एज कितनी है और जेंडर कौन सा है, उस पर भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। तो पहले का क्या आया, डी आया, दूसरे का कौन सा आया, इसके अंदर दूसरे का सी आया, ठीक है, तीसरे का बी है और चौथे का ए है। तो ये चारों ऑप्शंस किस में मिलते हैं, तो वो आपका जो ABCD के अंदर दिया रहेगा, तो हमारे ए में जो है ये चारों ऑप्शन मिलते हैं कि पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और 4th का ए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपकी MCQ जो है आपको इस समझ में इस 7.1 के जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी स्ट्रेंथ और हमारा इंड्योरेंस और स्पीड को जो डिटरमाइन करने का जो टॉपिक था 7.1, उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाया। अगला जो अगर हम इसको एक्सप्लेन बड़े क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार से इस टॉपिक को, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके नोट्स भी हो जाएंगे आपके, आपने इन क्वेश्चंस को अपने लर्न करने के काम में ले सकते हो, अपने को नोटबुक में नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन बनता है आपका पहला इन्हीं में से, जैसे आपको 4 चीज़ें हमें बताई गई हैं सॉरी 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं हमारी, जो अभी हमने बात किया कि सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब चारों के 4 क्वेश्चन हमने बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। अगर हम बात करें कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके जो आपकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। उन पॉइंट्स के बारे में हम इसमें बात करें जो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं अभी कौन कौन से पॉइंट है। जैसे कि अभी हमने बात किया भी था कि सबसे पहले हमारी मसल साइज। अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन मैंने पिछली क्लासेस में कई बार किया है। आप इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको वही चीज़ समझ में आती है हमारे कि जितनी ज़्यादा मसल्स की साइज़ होगी, बड़ी मसल्स की साइज़ जिसके पास होगी उसके पास ज़्यादा ताकत होगी, ठीक है। मसल्स की साइज़ कम होगी तो हमारी स्ट्रेंथ कम होगी। पहला पॉइंट हमारा बनता है इसका कि मसल साइज, बॉडी वेट, मसल कंपोजिशन और इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, इन 4 चीज़ों पे हमारी ताकत डिपेंड करती है कि बॉडी की कितनी है। तो पहली चीज़ क्या आई थी, मसल्स की साइज। अब बिगर एंड लार्जर मसल्स कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स सॉरी, मेल्स हैव लार्जर मसल देन फीमेल्स, सो द साइज मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग, ठीक है। तो मसल्स की साइज पे डिपेंड करता है हमारी ताकत। अब मेल्स की जो है वो फीमेल्स की अपेक्षा जो है मसल्स की साइज ज़्यादा होती है तो उनमें ताकत ज़्यादा होती है। ये इसका एक एग्जांपल बताया आपको सर, ठीक है। और आप जो है अपनी मसल्स की साइज़ को आप वेट ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ा सकते हो, यानी वेट लिफ्टिंग वगैरह, डंबल वगैरह जो करके आप मसल्स की साइज़ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें है बॉडी वेट। जैसे कि अभी हमने पिछले टॉपिक में बात किया था कि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी का वेट होगा उतना ज़्यादा जो है
हमारी ताकत होगी, हमारी स्ट्रेंथ होगी। अब जैसे कि उसमें एग्जांपल हमने बताया था कि एक जो हैवी वेट ट्रेनर होता है, हैवी रेसलर होता है, हैवी बॉक्सर होता है, ठीक है, जिनके अंदर ज़्यादा वजन होता है उनमें ताकत ज़्यादा होती है, वो उतना ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, उतने ज़्यादा वजन के कुश्ती के अंदर या रेसलिंग के अंदर उतने ही ज़्यादा वजन के व्यक्ति के साथ में कुश्ती कर सकते हैं, उसको भी उठा के पटक सकते हैं। और इसी प्रकार से बॉक्सिंग में भी तो ये ज़्यादा वजन जो है ये भी हमारा एक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। द इंडिविजुअल हु आर हैवियर आर स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल हु आर लाइटर। तो इससे आप समझ सकते हो। और उसके साथ में आपको एग्जांपल दिया है हैवी वेट लिफ्टर का भी। क्लियर है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका बॉडी वेट का भी हो गया। तीसरा है मसल कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन के बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात किया था कि मसल कंपोजिशन कैसे हैं आपकी, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। खासकर स्ट्रेंथ की बात अगर हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसमें हमारे मसल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मसल कंपोजिशन से मतलब भी आपको पता है कि हमारी जो मसल्स की जो संरचना है वो दो प्रकार के फाइबर से मिलकर बनी होती है। एक हमारे जो वाइट फाइबर्स होते हैं जिसको तो आप फास्ट ट्विच फाइबर कहते हो, और दूसरा हमारा जो है वो स्लो ट्विच फाइबर्स या आपके जो है रेड फाइबर्स आपके जो है वो होते हैं। तो वो फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, मसल कंपोजिशन के अंदर होते हैं, तो जिसमें जितना ज़्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगे वो उतने ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो होगी। ठीक है, उसके ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी। तो ये एक चीज़ ये होगी आपकी कि मसल कंपोजिशन क्या है, द मसल्स विच हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स कैन प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ। तो तीसरा मसल कंपोजिशन का पॉइंट हो गया कि जिनकी मसल्स के अंदर, और ये मुझे फाइबर्स जो है ना, ये हम लोग अपने हिसाब से जैसे इसमें आप पढ़ोगे आप तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे लास्ट लाइन में आप देख रहे हो कि ट्विच फाइबर जो भी बताया है जेनेटिकली डिपेंड करते हैं जी, यानी हमारे जो है जेनेटिकली फैक्टर्स के अंदर हमारे फैमिली से हमें ट्रांसफर होते हैं कि हमारे फाइबर्स कैसे होते हैं। तो इसमें लास्ट वर्ड में क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, मसल कंपोजिशन जो है ये फाइबर्स जो है ये हम ट्रेनिंग से चेंज नहीं कर सकते, ये तो हमारी फैमिली से ही हमें ट्रांसफर होता है, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स में आता है कि हमारे बॉडी में किस प्रकार के फाइबर्स हैं, और जितने ज़्यादा फास्ट फाइबर्स हमारी बॉडी में होंगे उतनी ज़्यादा बॉडी में हमारी स्ट्रेंथ होगी। क्लियर बेटा। अगला है फोर्थ पॉइंट जो था वो इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। जैसे कि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हमारी जो नर्व इम्पल्स कैसा काम करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। यानी मोटर यूनिट्स, आपको पता है हमारी मसल्स जो है ना वो कई मोटर यूनिट से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना का जो प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस करती है जो मसल्स हमारी, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी ताकत कितनी है। तो दिए ज़्यादा 4 पॉइंट्स जो कि डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ कैसी है। अगला अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में तो वो है हमारी इंड्योरेंस के बारे में। ठीक है, इंड्योरेंस क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द इंड्योरेंस एज ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। हमारी इंड्योरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हमने उसमें पढ़ा था इंड्योरेंस के बारे में। जब हमने बात की थी इंड्योरेंस में तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जिसमें दो चीज़ें, एक एरोबिक कैपेसिटी, मतलब उसमें पढ़ा एरोबिक कैपेसिटी थी, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस के बारे में पढ़ा था, मोमेंट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, और मसल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। यानी 4 चीज़ों पे फर्क बात होती है। तो जब भी हमारी इंड्योरेंस की बात होती है तो 4 चीज़ों पे डिपेंड होती है कि हमारी इंड्योरेंस कैसी है। अगर हम पहली बात करें एरोबिक कैपेसिटी की, तो एरोबिक कैपेसिटी क्या है, एरोबिक कैपेसिटी वो चीज़ें होती है जो हमारी श्वसन क्रिया जो है, हम सांस लेते हैं, कितनी मात्रा में सांस लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी रहती है, तो उसके पे डिपेंड करता है कि हमारी एरोबिक कैपेसिटी कैसी है। तो इसमें क्या है, पहली चीज़ आपकी क्या है, ऑक्सीजन इंटेक। ऑक्सीजन इंटेक किसको कहते हैं कि आप जो है नॉर्मली इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम एटमोसफियर, है ना। ऑक्सीजन इंटेक क्या होता है कि जो हमारे लंग्स जो है एटमोसफियर से जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, जितनी मात्रा में अंदर लेते हैं उसको हम ऑक्सीजन इंटेक कहते हैं। इसको हमने आपको लिखवाया भी था और पढ़ाया भी था। आप इसको अगर एक्सप्लेन करते हो ऑक्सीजन इंटेक तो उसको आप लिखोगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंटेक क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम एटमोसफियर। क्लियर है। अब बात करें हम दूसरे पॉइंट की जो है, उसके जब आपने सांस ले लिया है अंदर, ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो हमने लिया है वो ब्लड, हार्ट के द्वारा ब्लड से हमारे लंग्स में से होते हुए हमारे वर्किंग मसल्स तक पहुंचता है, और ऑक्सीजन पहुंचती है ना। ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, ब्लड के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। तो जो ब्लड के द्वारा हमारी कैरी होता है ऑक्सीजन, वो कितनी मात्रा में ऑक्सीजन कैरी होता है, कितना ऑक्सीजन हमारे वर्किंग मसल्स तक पहुंचता है ब्लड के द्वारा, उसको हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और वन प्लेस कौन सी है, आपके हार्ट से ले लो या आपके लंग से ले लो, और कहाँ दूसरी जगह कहाँ पहुँचाती है वो हमारी वर्किंग मसल्स तक जो हमारी ऑक्सीजन पहुँचती है ब्लड के द्वारा, उसको हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऑक्सीजन अपटेक क्या है, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करने की बात करें तो आप लिख सकते हो इसमें द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स
हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्किंग मसल्स इज कॉल्ड द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? इसको आप लिख पाओगे, मैंने बोला था, आप इसको दोबारा से सुन सकते हो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्किंग मसल्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन अपटेक की। तो ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है? ऑक्सीजन अपटेक जो है, आप नॉर्मली आपके जो मसल्स हैं, आपकी वर्किंग मसल्स हैं, वो पहुंच तो गया ऑक्सीजन वहां तक, अब उसको कितना अब्जॉर्ब करती हैं, वो कितना कंज्यूम करती हैं उस ऑक्सीजन को, वो आपकी मसल्स जो हैं, उसको हम ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करके लिखना होगा उस वक्त आपको, क्या ऑक्सीजन अपटेक के बारे में एक लाइन लिखो, तो आप इसमें लिखोगे ऑक्सीजन अपटेक, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी अब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन अपटेक हो गया। अब अगला पॉइंट इसमें आता है एनर्जी रिजर्व। आपको पता ही है कि जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पावर जो बनता है, उसमें क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में नॉर्मली वो जब हमें हमारे बहुत ज़्यादा हम दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा की जब जरूरत पड़ती है या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जो फूड हम खाते हैं उसको, जो एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट करता है, उसका मेटाबॉलिक पावर कहते हैं। ठीक है, और जो इसी प्रकार से उसके अंदर जो ग्लाइकोजन वगैरह होते हैं या एटीपी और सीपी जो होते हैं, वो उसके अंदर हमारी जो, हमें जब ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है दौड़ते भागते वक्त, तो हमारी बॉडी से ही हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, उसको हम एनर्जी रिजर्व के अंदर हम कहते हैं। तो एनर्जी रिजर्व क्या है? द एरोबिक कैपेसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल टू द मसल्स फ्रॉम विच एनर्जी फॉर द एक्टिविटी इज डिराइव्ड। ठीक है, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमको अंदर से जो ताकत मिलती है, मसल्स से जो ताकत मिलती है, उससे जो हम काम करते हैं, उसको वो एनर्जी रिजर्व में आता है। क्लियर है? तो ये था हमारा एरोबिक कैपेसिटी। अभी हम दूसरे की बात करें, उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट था, उसमें इसी में आप एक एनारोबिक कैपेसिटी देखोगे, जिसके अंदर एनारोबिक कैपेसिटी के अंदर यानी आपको बाहर से नहीं लेंगे। एरोबिक कैपेसिटी में तो आप मोस्टली चीज़ें बाहर से ले रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस रख रहे हो, अंदर आपके ब्लड से सप्लाई हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में जा रही है, कंज्यूम हो रही है, उन सबको हम एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। अनएरोबिक कैपेसिटी वो चीज़ें होती हैं जब आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, और वो आपको बाहर की ऑक्सीजन के बजाय अंदर की कैपेसिटी से आपका काम होता है, यानी आपकी बॉडी में एटीपी और सीपी जो है कितना स्टॉक होता है उसका, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करता है, वो एरोबिक कैपेसिटी के अंदर आता है। और लैक्टिक एसिड कौन सी होती है, वो आपको बताया था मैंने भाई, द एबिलिटी टू टॉलरेंस द हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बॉडी जब आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी लैक्टिक एसिड को सहन कर सकती है, तो वो आपके एनारोबिक कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर आप आते हैं, वो है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होते हैं? VO2 मैक्स एक वो क्वांटिटी होती है जो आपकी, मतलब नॉर्मली आपकी मसल्स जो हैं उसको यूज़ करती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो VO2 क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। VO2 मैक्स क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो आप जितनी ज़्यादा मात्रा में आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, उस पर डिपेंड करता है। तो ये इंड्योरेंस के कुछ पॉइंट थे कि क्या क्या चीज़ें हमारी इंड्योरेंस को अफेक्ट करती हैं, कैसे हमारी इंड्योरेंस अच्छी हो सकती है। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में सांस लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में हमारी वर्किंग मसल्स तक ऑक्सीजन पहुँचता है, ब्लड हमारा अच्छे से काम कर रहा है, हार्ट काम अच्छे से कर रहा है, लंग्स हमारे काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारे इंड्योरेंस भी अच्छे होंगे। इसके साथ में हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस पढ़ा था, मूवमेंट कैसी हमारी बॉडी की उसके बारे में पढ़ा था, और मसल कंपोजिशन तो एक इफेक्ट है ही है कि अगर आपके बॉडी में अच्छे स्लो ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो आपकी इंड्योरेंस अच्छी होगी। अगला बात कर रहे हैं हम तीसरे पॉइंट की, इसी के से रिलेटेड, तो वो आता है जब हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली, इंड्योरेंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो वो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आता है वो आता है, डिस्कस हाउ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। देखो, मसल्स की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? लचीलापन, बॉडी में कितने लचक है आपके, वो क्या क्या चीज़ें आपकी एक्सप्लेन करती हैं कि आपकी लचक कैसी है बॉडी के, वो कौन सी चीज़ें बॉडी के अंदर हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं आपकी कि कैसी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है। तो उसके अंदर हमने यहाँ पे 6-7 पॉइंट हैं नॉर्मली इसके अंदर जो है वो एक आपका जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी, वो मसल्स स्ट्रेंथ, आपकी जो है मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। द मसल्स शुड हैव ए मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक द मूवमेंट स्पेशली अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आपकी मसल्स, इसके अंदर जो है मसल्स में ज़्यादा फैट जमा नहीं होगी, तो आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से फ्लेक्सिबल होगी, वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी, जिसके अंदर ज़्यादा फैट स्टोर नहीं होगी उन मसल्स के अंदर। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा, जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके जॉइंट के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कई के हर अलग इंसान के अलग जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उनका क्या होता है कि सर, जैसे आपको पता है बॉल एंड सॉकेट आपका जॉइंट,
ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट क्या है कि जो शोल्डर का जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट, वो ज़्यादा मूव करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी अपेक्षा जो घुटने का नी जॉइंट होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ दो पार्ट, एक ही पार्ट से खुलता है बंद होता है, लेकिन शोल्डर जो है वो पूरा 360 डिग्री घूम सकता है। तो इसमें जैसा स्ट्रक्चर होगा जॉइंट का वो वैसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यह है दूसरा जॉइंट स्ट्रक्चर का। तीसरा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब है कि देखो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर आप वार्म अप हो जाते हो, बॉडी आपकी वार्म अप हो जाती है, आप थोड़ा दौड़ लेते हो, भाग लेते हो, आपकी बॉडी वार्म अप है, तो वार्म अप होने के बाद में आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी उसके मुकाबले जब आपके एकदम से सुस्त हो, बैठे हुए हो, ठंडा, आपकी बॉडी पूरी ठंडी हो रखी है और तब जाकर के आपको काम करने को बोलोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। तो वो जो डिफरेंस है बिटवीन द वार्म अप बॉडी एंड द नॉर्मल बॉडी, तो वो डिफरेंस को हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या लिखा है इसमें, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एथलीट इन्फ्लुएंसेस द फ्लेक्सिबिलिटी, वो बढ़ाती है आपकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, वार्म बाथ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वेयर एज द 10 मिनट आउटसाइड स्टे इन 10 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। अगर आप ठंड के अंदर बाहर खड़े हुए हो 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो वो वहाँ पे आपके बॉडी से एकदम टाइट हो जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और वहीं पे अगर आप गर्म पानी से नहा करके निकलते हो तो आपकी बॉडी, क्योंकि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो वार्म अप हो चुका है, गर्म हो चुकी है बॉडी आपकी, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। चौथी चीज़ है उसमें इंजरी है। इंजरी, अगर आपकी पुरानी चोटें आपके शरीर में कहीं लगी होती हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को वो कम कर देती हैं। ये तो सिंपल ही बात आपको समझ में आता है कि जहाँ पे हमारी चोट लगी होती है तो वहाँ से उस बॉडी को, पार्ट को उठाने में, काम करने में, मसल्स को यूज़ करने में हमें दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इंजरीज जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का। एज एंड जेंडर, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया इसके बारे में कि एज और जेंडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जैसे हमारी एज बढ़ जाएगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, 40 के बाद में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और जेंडर भी, जैसे कि हमने बताया था कि मेल जो है उनकी अपेक्षा फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जेंडर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर मिलेगा आपको कि एज और जेंडर भी एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और छठवें बात करते हैं एक्टिव एंड सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल। भाई एक तो एक्टिव होती है, एक सुस्त। सेडिमेंट्री का मतलब क्या था, एकदम से आप जहाँ पे स्टे हो, एक स्थिर हो मतलब, ठीक है। तो एक्टिव जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर देती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को। रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं। आप डेली एक्सरसाइज करते हो, डेली पीटी करते हो, डेली योगा करते हो, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उसकी अपेक्षा जो कभी नहीं करता है। क्लियर है, तो वो इसमें आ गया आपका एक्टिव एंड। और सेवंथ पॉइंट जो है वो हेरिडिटी, तो एक है ही है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर और जॉइंट्स जो लेंथ और फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं ये हमारी एक काफ़ी हद तक जो है वो जेनेटिक फैक्टर पे अफेक्ट करता है। इसमें से जो 7 पॉइंट हमने लिए हैं इनमें से कोई भी 5 पॉइंट आपने करने हैं, तो 5 पॉइंट आप करोगे तो आपको क्वेश्चंस पूरे सही हो जाएंगे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट्स थे। अगला हम बात करते हैं, हमने इंड्योरेंस की बात की, स्ट्रेंथ की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी बात की, और चौथा पॉइंट हमारा आता है वो स्पीड का आता है कि स्पीड हमारी किस पे डिपेंड करती है, कि हमारी जो स्पीड है बॉडी की वो कैसी है। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द स्पीड। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पहला फैक्टर है, यानी आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ प्लस स्पीड इज कॉल्ड द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। यानी आपको कोई भी काम को करने स्पीड से करना है और ताकत के साथ में करना है तो वो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। आपकी बॉडी के अंदर अगर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है तो आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, यानी बहुत मूवमेंट आप फास्ट कर पाओगे। जैसे कि आपको एक इसमें एग्जांपल दिया है किसी बॉक्सर का, ठीक है, तो वो बॉक्सर जब तक लगातार जल्दी जल्दी पंच नहीं मार सकता जब तक उसकी बॉडी में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो फॉर एवरी क्विक एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज इंडिस्पेंसेबल, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है किसी भी फास्ट एक्शन के लिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का होना। दूसरा है मसल्स की कंपोजिशन, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में भी बात किया था कि अगर आपकी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, मसल कंपोजिशन के अंदर क्या होता है कि 2 फाइबर्स से मिलकर के हमारी मसल्स बनी होती हैं, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर्स। जिसकी बॉडी में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होंगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, नेचुरली बात है। तो द मसल्स विच हैव मोर फास्ट ट्विच फाइबर्स दे कैन डू मोर स्पीड। क्लियर, तो ये दूसरा मसल कंपोजिशन के अंदर आ गया। और तीसरी मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का कैसा है, जैसे कि हमने बात करते हैं हमारी बॉडी के मसल्स जो है वो कई बहुत सारी नर्व यूनिट्स से मिलकर के बनी होती हैं। तो अगर जिसके मसल्स नर्वस सिस्टम जो अच्छे से काम कर रहा होगा, ठीक है, मोटर और सेंसरी नर्वस अच्छे से काम कर रहे होंगे तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। ये थर्ड पॉइंट था। इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स। मसल्स का बढ़ना, स्ट्रेच होना और सिकुड़ना वापस, ये अगर आपकी मसल्स के अंदर एबिलिटी है कि आपकी मसल्स अच्छे से काम करती है कि पूरा जब भी उसको खींचते हैं ऊपर, हाथ को हम ऊपर कर रहे हैं, बॉडी को पीछे घुमा रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रेच होनी चाहिए, ठीक है। अब जो स्ट्रेच हो रही है आपकी मसल्स तो उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी अच्छी
सॉरी स्पीड भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि आप दौड़ोगे आपके स्टेप्स जो आप लंबे लोगे तो आपकी मसल्स खिंचनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो, तेज़ गति से होगी। तो क्या है आपका इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स जो है ये भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा बात जो है हमारी, जैसे कि हमने बात करते हैं बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर, यानी हमारे फूड जो हम खाना जो खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमें जो ऑक्सीजन की मात्रा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है बॉडी को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है बॉडी को, तो हमारी अंदर जो ATP और CP जो है वो हमें कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, जो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में हमें देती है, उस पर डिपेंड करता है हमारा पूरी जो है स्पीड जो है वो, ठीक है। तो वो हमारा 5th पॉइंट हो गया बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर का। तो ये हमारे आज का जो 7.1 हमारा टॉपिक था, जिसके बारे में हमने बात किया अभी कि हमें, ठीक है बेटे, तो ये हमें अभी इस चीज़ में जो वो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स जो हमारी फिजिकल फिटनेस को बताते हैं, वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारी फिजिकल फिटनेस को बताते हैं, वो हमने पूरे 4 पॉइंट जो है वो इसमें किए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हम 7.2 जो है, जो हमने कल पहले किया भी था, कि जो इफेक्ट्स है एक्सरसाइज के जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था, उसके क्वेश्चन आंसर और उसके टॉपिक के बारे में बात करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।